अच्छी और सच्ची खबरों में हम बात सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की करेंगे, जो 51वें G7 समिट के बतौर गेस्ट नेशन के तौर पर शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने दुनिया के ताकतवर नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और यह साफ कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी जोर देकर कहा कि अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा। वर्ल्ड लीडर से गले मिले, हाथ मिलाया और कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात की। मौका था 51वें G7 समिट का, जिसकी मेजबानी इस बार कनाडा ने की। 3 दिनों के इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेस्ट नेशन के तौर पर शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों तक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से लेकर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज तक और मैक्सिको की राष्ट्रपति से लेकर यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष तक से मुलाकात की, जिसमें ट्रेड, रक्षा और सुरक्षा संबंधों से लेकर रणनीतिक साझेदारी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आतंकवाद जैसे कई अहम मुद्दों पर इन नेताओं से अलग अलग चर्चा हुई। भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है, उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। इन नेताओं से मुलाकात के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर भी बात की। करीब 35 मिनट की इस बातचीत में उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बातचीत की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। 35 मिनट की इस बातचीत में पीएम मोदी ने ये भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई और दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। दरअसल G7 समिट से अलग पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होनी थी, लेकिन इजरायल और ईरान संघर्ष के बीच चलते ट्रंप को 17 जून को G7 छोड़कर अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके चलते ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद ट्रंप के कहने पर दोनों नेताओं की फोन पर बात हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को क्वाड की अगली बैठक के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार भी कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अच्छी और सच्ची खबरों में बात इंडियन नेवी की करते हैं, जिसके बेड़े की ताकत में आज और इजाफा हो गया, क्योंकि देश के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला को नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इसे विशाखापट्टनम के नेवी डॉकयार्ड में कमीशन किया जाएगा और इस दौरान CDS जनरल अनिल चौहान मौजूद रहे। ये जहाज हिंद महासागर में न सिर्फ नौसेना के दबदबे को बढ़ाएगा, बल्कि उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें नष्ट करने में कारगर साबित होगा। ये है समंदर में भारतीय नौसेना का नया सूरमा। नाम है INS अर्नाला, जिसे आज नौसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। विशाखापट्टनम के नेवी डॉकयार्ड में इसे कमीशन किया गया। ये तस्वीरें उसी पल की है जब तालियों की कड़कड़ाहट के बीच INS अर्नाला की कमीशनिंग सेरेमनी की गई। इस खास मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान मौजूद रहे, जिन्होंने नेवी के तमाम अफसरों की मौजूदगी में देश के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को नौसेना को सुपुर्द किया। Indian naval ship Arnala, named after the historic fort which is located of Vasai in Maharashtra, is a reflection of India's legacy of mariners who have guarded our coast since ancient times. Construction of this ship through a joint public-private venture between Defence Shipyard GRSE and private sector Larsen & Toubro is a perfect example of public-private partnership that INS Arnala has been designed to undertake the highly challenging missions of underwater surveillance, anti-submarine warfare operations and low-intensity maritime operations. I am sanguine that the ship with superior anti-submarine warfare capabilities as well as mine-laying capabilities will play a crucial role in safeguarding India's vast coastline. I am also confident that the carefully selected weapons and sensors will make the ship a highly potent platform and a force enabler for successful and effective fleet operations. भारतीय नौसेना के लिए इस वक्त 16 ऐसे ASW SWC जहाज बनाए जा रहे हैं, जिनमें INS अर्नाला इस श्रेणी का पहला जहाज है, जिसका नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया है और इसका आदर्श वाक्य अर्णव शौर्यम यानी समंदर में शौर्य है, जिसे खास तौर पर तटीय इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। हाल के दिनों में चीन ने पाकिस्तान को 8 सबमरीन देने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें से 4 सबमरीन चीन से बनकर आएंगी, जबकि 4 सबमरीन पाकिस्तान में तैयार होंगी। ऐसे में भारत के दोनों समुद्री मोर्चों पर पनडुब्बी का खतरा बढ़ गया है और इसीलिए अब भारत को एंटी सबमरीन क्राफ्ट की जरूरत महसूस हुई है, जिसको लेकर 16 एंटी सबमरीन क्राफ्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें पहली एंटी सबमरीन क्राफ्ट अर्नाला को आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर दिया गया है। इंडियन नेवी के इस आधुनिक जहाज को कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स एंड L&T शिप बिल्डर्स ने मिलकर बनाया है और बड़ी बात यह है कि इस युद्धपोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री शामिल है। इसकी खूबियों की बात की जाए तो इंडियन नेवी का ये नया जहाज 77 मीटर लंबा है, इसका वजन 1490 टन है और इसकी रफ्तार 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इस युद्धपोत में अत्याधुनिक तकनीक से लैस हथियार और सेंसर भी लगे हैं। इसमें RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, हल्के टॉर्पीडो, समुद्री बारूदी सुरंगें और CRN-91 नेवल गन जैसी शक्तिशाली हथियार शामिल है। और तो और इस युद्धपोत पर 7 अधिकारियों समेत 57 नौसैनिक तैनात रहेंगे। 80% इंडिजिनियस यानी स्वदेशी टेक्निक से बना हुआ है।
ये पूर्णतः स्वदेशी मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत की गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत बनाया गया है। और इस क्राफ्ट का यानी IS अर्नाला का जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 77.8 मीटर है टू बी प्रिसाइज। इसके अलावा लाइट वेट होने के कारण यानी इसका लाइट वेट का इसका 1498 मीट्रिक टन इसका वाटर डिस्प्लेसमेंट, जो कि काफी वेसल्स के अंदर काफी लाइट माना जाता है। तो इसकी स्पीड 24 नॉट्स तक है और ये एक बार पूरा वाटर वॉरफेयर रेडी होने के बाद ये ऑलमोस्ट 1800 नॉटिकल माइल तक जा सकता है। इसकी इंजन की टेक्निक पूरी तरह से जेट प्रोपल्शन टेक्निक पर आधारित है, जो कि पूरी मॉडर्न है। और डिटेक्शन के लिए इसके अंदर आधुनिक तकनीक लगाई है, सोनार लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर उसको गन्स को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल हो जाने से न केवल भारत की तटीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना का दबदबा और ज्यादा बढ़ेगा। मनजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के फायदे की। 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद से लगातार फ्लाइट्स या तो देरी से उड़ रही हैं या फिर रद्द हो रही हैं। घरेलू या फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वाले सैकड़ों पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर ही घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। इनमें बच्चे और बुजुर्ग तक शामिल होते हैं। इस पर एयरलाइंस कंपनियों के स्टाफ की तरफ से टाल मटोल वाला रवैया उन्हें और ज्यादा परेशान कर देता है, जिसकी वजह से कई बुरी तरह से खिजे या फिर गुस्से में नजर आते हैं। और इस वजह से देश के कई एयरपोर्ट्स पर तैनात ग्राउंड स्टाफ से बहस या फिर झगड़े की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर अपना समय और अपनी ऊर्जा बचाने के लिए हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा चुनौतीपूर्ण ही साबित हो रही है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से एयरलाइन कंपनियों के लिए कुछ नियम हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट रद्द या फिर देरी होने पर यात्रियों को भी कुछ अधिकार मिलते हैं। यात्री अधिकारों में खाने पीने की व्यवस्था, होटल में ठहरने की सुविधा, टिकट का रिफंड और कुछ मामलों में मुआवजे का भी प्रावधान है। आजकल बार बार हम ये खबर देख रहे हैं कि कोई फ्लाइट कैंसिल हो गई या फिर फ्लाइट बहुत देरी से उड़ी। अगर ऐसा होता है तो यात्रियों के हक क्या हैं और कानून क्या कहता है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। आप अपना बैग बस्ता लेके एयरपोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन एयरपोर्ट पे आपने देखा केओस, आपने देखी भीड़ और पता चला कि फ़्लाइट हो गई है देर या हो गई है रद्द। तो आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम एयरलाइन की जो जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। अगर आपकी फ़्लाइट 2 घंटे या उससे ज़्यादा लेट है तो एयरलाइन की जिम्मेदारी है कि हर यात्री को एयरपोर्ट में ही कुछ खाने पीने की सामग्री दे, उनको रिफ़्रेशमेंट दी जाए। अगर 2 से 6 घंटे तक लेट है तो खाने पीने के साथ साथ ऑल्टरनेट फ़्लाइट भी ऑफ़र करने का जिम्मेदारी जो है वो एयरलाइन की है, यानी कि आपको कोई और प्लेन में बिठाकर आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। उसके अलावा अगर 6 घंटे से ज़्यादा रात के समय देरी है या फिर 6 से 24 घंटे तक की देरी है तो आपको फ्री में होटल अकोमोडेशन यानी एयरपोर्ट के पास किसी होटल में ठहराने की जिम्मेदारी, फ्री में खाना पीना और रिफ़्रेशमेंट देने की जिम्मेदारी, और अगर आप चाहें तो कोई ऑल्टरनेट फ़्लाइट किसी और फ्लाइट में बिठाकर आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी एयरलाइन की है। लेकिन अगर फ़्लाइट रद्द ही हो जाती है तो क्या? उस सिचुएशन में डिपेंड करेगा कि किस वजह से रद्द हुई है फ़्लाइट और किस तरह से रद्द हुई है फ़्लाइट। अगर आपकी फ़्लाइट जो है आपके एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही खबर आ जाती है कि फ़्लाइट रद्द हो गई, तो अगर 2 हफ्ता पहले ही पता चल जाता है कि आपकी फ़्लाइट रद्द होने वाली है तो एयरलाइन जो है आपको या तो दूसरा टिकट दे किसी और फ्लाइट के लिए या फिर आपको टिकट का रिफ़ंड दे। अगर 24 घंटे से ज़्यादा के टाइम पर आपको बता दिया जाता है कि फ़्लाइट कैंसिल होने वाली है तो फिर वही आपकी टिकट का प्राइस का अमाउंट या फिर ऑल्टरनेट फ़्लाइट और साथ में कंपनसेशन। लेकिन अगर आप पहुंच गए एयरपोर्ट और तब पता चला कि भाई फ़्लाइट ही नहीं चल सकती, कैंसिल ही होनी है, तब आपको कंपनसेशन भी मिलेगा, आपको ऑल्टरनेट फ़्लाइट भी मिलेगी और आपका टिकट रिफ़ंड भी होने की जिम्मेदारी होगी। हालांकि ऐसी कई परिस्थितियां भी हैं जिसमें एयरलाइन कंपनियां उड़ान की देरी या फिर रद्द होने पर अपने यात्रियों को मुआवजा देने के लिए भी बाध्य नहीं है।
हालांकि इन विशेष परिस्थितियों में भी एयरलाइन कंपनियां यात्रियों को खाने पीने की चीजें, ठहरने की व्यवस्था और वैकल्पिक फ्लाइट की सुविधा अनिवार्य करवाती हैं। अगर जैसा कि आजकल हो रहा है कि एयर इंडिया की बहुत सारी फ़्लाइट कैंसिल हुई क्योंकि DGCA ने कहा है कि इस फ्लाइट्स को, जो एयरप्लेन्स जो हैं, उसका इंस्पेक्शन दोबारा से होगा, एक्सटेंसिव तरीके से होगा। तो वो जो है वो एयरलाइन के हाथ में नहीं है, वो सरकार का ऑर्डर है। दूसरी बात ये कि कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि ईरान इजराइल में वॉर हो रही है, या फिर कोई स्टॉर्म आ गया, कोई बारिश हो गई, तूफान आ गया, तो जो चीज़ एयरलाइन के हाथ में नहीं है उसकी वजह से अगर देरी या रद्द होती है, फ़्लाइट कैंसिलेशन होती है, तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये याद रखिएगा, आपको अपने टिकट का रिफ़ंड, आपको होटल स्टे और ऑल्टरनेट अकोमोडेशन, ऑल्टरनेट फ़्लाइट मिलना ज़रूरी है। तो अपने हकों के बारे में जानना ज़रूरी है और उसी वक्त एयरलाइन को, DGCA को और एयर सेवा को कंप्लेन करना भी ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि फ़्लाइट देर होने या फिर रद्द होने पर यात्री कैसे, कहां और किसे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चेक इन का समय, बोर्डिंग पास, एयरलाइन और देरी या फिर रद्द होने की सूचना मिलने के सटीक समय के साथ ही एयरलाइन स्टाफ से संपर्क करें। अगर वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप एयरपोर्ट पर बने हेल्प डेस्क पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा शिकायत के 3 और विकल्प भी मौजूद हैं। आपको अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो वहीं पर एयरलाइन के काउंटर से भी आप जानकारी ले सकते हैं कि ग्रीवेंस ऑफिसर कौन है, या फिर जो एयर सेवा ऐप है उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। एयर सेवा का जो ऑनलाइन पोर्टल है, वेबसाइट है, उस पर भी कंप्लेंट की जा सकती है, जिससे फिर सरकार यानी DGCA कोई एक्शन लेगा। खराब मौसम, तकनीकी खराबी या फिर अंदरूनी मामलों से कैंसिल होने वाली फ्लाइट्स का असर सिर्फ यात्रियों पर नहीं बल्कि एयरलाइन कंपनियों पर भी गहराई से पड़ता है। एक फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में एयरलाइन कंपनी को भी कई स्तरों पर नुकसान उठाना पड़ता है। यात्रियों को रिफंड करना, मुआवजा देने के अलावा पायलट, केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ और मेंटेनेंस टीम को भी भुगतान करना पड़ता है। और साथ ही जब तक फ्लाइट का शेड्यूल बिगड़ता है तो उसका असर एयरलाइन कंपनी की दूसरी फ्लाइट्स पर भी पड़ता है। बार बार फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों में एयरलाइन कंपनी की विश्वसनीयता को लेकर भी संदेह पैदा होता है। इससे कंपनी की ब्रांड वैल्यू पर भी गहरा असर होता है, जो किसी भी एयरलाइन कंपनी की आर्थिक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और अब मॉनसूनी फुहारों की बेहद खास जानकारी आपको दे देते हैं। जहां देश के कई हिस्सों में मॉनसून बरस रहे हैं, तापमान में कमी आने से गर्मी से राहत भी मिल रही है। वहीं दिल्ली और NCR की बात करें तो भले ही मॉनसून की गुड न्यूज़ अभी आनी है, लेकिन प्री मॉनसून वाली बारिश होने से मौसम खुशनुमा ज़रूर हो गया है। आज भी बारिश को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। बस ये समझ लीजिए कि दिल्ली से मॉनसून अब दूर नहीं। गर्मी की तपिश के बीच ये बादलों वाली राहत है। मौसम विभाग की इन तस्वीरों से साफ है कि मॉनसून ने कम वक्त में बिहार का आधा सफर तय कर लिया है। गुजरात को बादलों ने करीब करीब पूरा ढक लिया है और राजस्थान में कुछ घंटों में मॉनसून का प्रवेश होने वाला है। कुछ दिन की सुस्ती के बाद जिस तरह मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी है, उससे उसके उत्तर भारत के बाकी इलाकों में जल्द पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। फिलहाल दिल्ली और उत्तर भारत प्री मॉनसून की फुहारों से तरबतर है। दिल्ली में बादलों के आने के बाद से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। उमस के बीच रुक रुक कर बादल बरस रहे हैं। दरअसल दिल्ली और यूपी में अभी फिलहाल प्री मॉनसून बारिश है और रही सही कसर देश में बने 3 साइक्लोन सर्कुलेशन से पूरी करती है। इन सर्कुलेशन की वजह से करीब करीब हर राज्य में बादल बरस रहे हैं। फिलहाल मॉनसून की बात कर लेते हैं तो महज एक दिन में बादलों ने 8% बारिश की कमी को पूरा कर दिया। मॉनसून ने दक्षिण पूर्वी बिहार को कवर कर लिया है। आज इसके पूरी तरह गुजरात को कवर करने का अनुमान है। आज के लिए मौसम विभाग ने गुजरात के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 2 दिन के भीतर उसके यूपी में एंटर होने की संभावना है। राजस्थान की बात की जाए तो मॉनसून से पहले यहाँ प्री मॉनसून बादलों ने माहौल को और खुशनुमा कर दिया।
देखिए, आज राजस्थान के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और पिछले 2-3 दिनों से ही राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से तेज़ दर्जे की बारिश रिपोर्ट हो रही है। पिछले 24 घंटों में देखें तो पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम से तेज़ और कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट की गई है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर कामा में 101 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। मानसून की बात करें तो फ़िलहाल देखें तो अब तक मानसून दक्षिणी राजस्थान के करीब पहुंच चुका है और बहुत जल्द जो है वो मानसून राजस्थान में प्रवेश करने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। बादलों की बात करें तो दिल्ली का दिल मौसम की वजह से गार्डन हो गया। कल की जोरदार बारिश के बाद तपश कम हुई है, उमस से थोड़ी राहत मिली है। अगले कुछ दिनों तक बादलों का आना जाना यूं ही चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही बादलों ने राहत की राह दिखा दी है। वाराणसी में बारिश ने गर्मी का पारा डाउन कर दिया। प्री मानसून बारिश की वजह से बनारस का मौसम खुशनुमा हो गया है। कल जहां एक और आंधी और हवा के चलते रात होते होते बारिश हुई थी, तो वहीं आज सुबह भगवान भास्कर ने भी दर्शन नहीं दिए। तो वहीं बारिश लगभग आधे घंटे तक हुई, जिससे न केवल बनारस का शहरी इलाका बल्कि ग्रामीण इलाके में भी इसका असर देखने को मिला। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में मानसून बनारस में आ जाएगा और लगभग 1 हफ्ते तक बारिश लगातार होगी और हवा और आंधी भी चलेगी, जिसकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। मॉनसून के वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा बरसने की जो भविष्यवाणी की गई थी, अब तक मॉनसून करीब करीब उस पर खरा उतरा है। अभी फिलहाल जून के आधे से कुछ ज्यादा दिन ही बीते हैं, लेकिन मॉनसून ने आधे से ज्यादा भारत को अपनी आगोश में ले लिया है। मौसम विभाग पहले ही अच्छे मॉनसून की भविष्यवाणी कर चुका है और ये भविष्यवाणी बादलों की इन बौछारों में सही साबित हो रही है। जयपुर से रिदम जैन, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।